द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ कर्नाटका के शहर बेंगलुरु से शेखर सोहो मौजूद हैं। ये मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और इन्होंने कल मुझसे रब्ता किया कि ये मेरे चैनल पर आकर कुछ बातें करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने अपने करियर का आगाज़ टीसीएस से किया। टीसीएस पाकिस्तान में तो एक कुरियर कंपनी है और इंडिया में जो है इससे बनता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और शेखर जो हैं बहुत अरसे से अपने टीन एजिंग के ज़माने से पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान में ये इंटरेस्टेड हैं। हालांकि इनका जो इलाका है उड़ीसा, वो तो काफ़ी दूर है पाकिस्तान से। जी शेखर जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। तो बताइए कैसे आप पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हुए। और ये भी वजाहत कर दूं कि बेंगलुरु का पहले नाम बेंगलोर होता था। जी सर, वो एक्चुअली बहुत सारे सिटीज हैं जिनका नाम थोड़ा एंग्लिसाइज्ड वर्जन था। तो अंग्रेजों के जमाने में इसको बैंगलोर बोला जाता था, अभी वो बेंगलुरु है। तो ये बहुत सारे सिटीज के साथ हुआ, बॉम्बे से मुंबई हुआ। वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे शहर के भी नाम चेंजेस हुए हैं। जी सर। तो आप जब टीसीएस के लिए इनिशियल ट्रेनिंग आपकी हो रही थी, जी आप मुझे बता रहे थे कि अमेरिका से ट्रेनर्स आए थे जी सर। और वो पूछ रहे थे कि अगर आपको मौका मिले तो किस मुल्क की सैर करना चाहेंगे। जी सर, एक्चुअली तो वो ऐसा हुआ कि इंट्रोडक्शन सेशन था जिसमें वो अमेरिकन ट्रेनर्स जो आए थे, दे हैड कम फ्रॉम द क्लाइंट साइड। वो नीलसन कंपनी से आए थे। तो वहां पे डिस्कशन के दौरान सबका इंट्रोडक्शन ले रहे थे, तो सबको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आपके हॉबीज क्या हैं और आपके फेवरेट मूवीज कौन से हैं, ये है सब बहुत सारे। So it was a ice breaking session between the trainers and the trainees. तो उसमें उनका एक क्वेश्चन था कि आप कहाँ विजिट करना चाहेंगे, कौन सी कंट्री आप जाना चाहेंगे। तो मैंने बहुत सारे लोग, कुछ लोग यूएस बोले, कुछ यूरोप बोले, कुछ हमारे नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज लाइक मालदीव्स एंड इंडोनेशिया एंड ऑल, दे सेड। लेकिन मुझे जब पूछा गया था तो मैं अकेला था उस रूम में, 50-60 के करीब लोग थे। तो मैंने बोला कि मैं पाकिस्तान विजिट करना चाहूंगा। तो फिर वो ट्रेनर भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुए जानना। ही वाज इंक्विजिटिव आल्सो टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग पाकिस्तान। तो मैंने बोला कि एक्चुअली तो मतलब 70 साल, तब तो 65 साल हुए होंगे शायद, इट वाज 10 इयर्स बैक। तो मैंने बोला कि 60-65 साल हो गए। सो लोगों का काफी मतलब आना जाना तो उतना होता नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा, पाकिस्तानी सोसाइटी को समझना चाहूंगा, लोगों से मिलना चाहूंगा। तो इसलिए मैं जाना चाहूंगा। तो उन्होंने बोला कि आप तो बोल रहे हैं कि आप सेम कंट्री थे, फिर और क्या जाके एक्सप्लोर करोगे वहां पे। मैंने बोला एक्चुअली 2 जनरेशन चले गए, तो 2 जनरेशन में काफी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे लिए कि अब लोग वहां पे कैसे सोचते हैं, हमारे तरफ कैसे देखते हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान को कैसे देखता हूँ। और ये सब चीज के लिए वो तो दैट वाज क्वाइट व्हाट यू कॉल कि सब लोग वहां पे सेशन में सब लोग काइंड ऑफ हंसने लगे सुन के ये बात। तो आप कैसे देखते हैं इन दोनों मुल्कों को, कैसे कंपेयर करते हैं। सर 1947 14-15 अगस्त के बाद काफी चेंजेस हुए हैं दोनों साइड के लोगों में। मतलब दोनों कंट्रीज में लोग तो शायद सेम ही है, जेनेटिकली तो सेम ही लोग हैं। लेकिन काफी कुछ बदला है इन टर्म्स ऑफ वेयर वी हैव गॉन, वेयर वी हैव हेडेड। तो जैसे इंडिया ने अपना एक अलग जर्नी जर्नी जो हुआ है इंडिया का, अलग से मतलब अलग पाथ इंडिया ने लिया। और पाकिस्तान ने बहुत डिफरेंट पाथ लिया। जैसे कि इंडिया बिकेम सॉर्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। सो इट इज नॉट अ परफेक्टली वेलफेयर स्टेट, बट हमने कोशिश किया है कि हम लोगों को आगे रखें, लोगों की भलाई जो है, लोगों को ह्यूमन इंडिसेस डेवलपमेंट
ऑल दोज थिंग्स वी हैव केप्ट इन फ्रंट। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी स्टेट बन गया, एंड इट वाज नॉट लाइक 1915 50s एंड 60s में ऐसा था। 1950 60s में शायद दोनों कंट्री डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाना है, और ये जो था काफी डिसाइसिव टाइम था, और दोनों ने अलग ही जर्नी वहां से काइंड ऑफ तैयार किया। तो इंडिया जो है, इंडिया वेलफेयर स्टेट, जिसमें लोगों के नीड्स और इसको फुलफिल करने के लिए इंडिया ने कोशिश किया। परफेक्ट तो नहीं है, अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है, एजुकेशन लिटरेसी रेट में हम लोग काफी पीछे हैं अभी भी, बट कोशिश यही रही कि वेलफेयर स्टेट बना जाए। जबकि पाकिस्तान 1960s के बाद, जब तक 60 70s तक पाकिस्तान का, जो मैं हिस्टोरिकल डेटा देख रहा हूं, तो पाकिस्तान का ग्रोथ भी बहुत अच्छा था, और पाकिस्तान काफी वेल इंटीग्रेटेड था वेस्टर्न सोसाइटीज, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। जबकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट में जाके इंडिया काफी, और सोवियत ब्लॉक से थोड़ा मतलब डिस्टेंस मेंटेन करता था, बट मोस्टली इट वाज सोशलिस्ट स्ट्रक्चर। वी हैड गॉट द सोशलिस्ट स्ट्रक्चर, जिसमें गवर्नमेंट हर चीज में घुसता था कि आपको गवर्नमेंट को सब कुछ बिजनेस भी करना है, सब बनाना है, गवर्नमेंट यूज टू डिसाइड। तो हम लोग उसको उस टाइम पे बोलते थे कि ये जो है सरकार जो है बाप की तरह बिहेव करता है, कि आपका सब कुछ डिसाइड सरकार ही करता है। बट उस सेम टाइम पाकिस्तान वाज मच मोर, दे हैड, आई थिंक एज अ कंट्री पाकिस्तान के पास चैलेंजेस कम थे, और डाइवर्सिफिकेशन इंडिया के जैसा नहीं था, और रिसोर्सेस भी जितना थे और लोग जितने थे उस हिसाब से आई थिंक रिसोर्सफुल कंट्री भी था, मतलब रिसोर्स रिच कंट्री भी था, और ज्योग्राफिकल चैलेंजेस भी कम थे इंडिया के मुकाबले। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का ग्रोथ अच्छा था। लेकिन फिर एक ऑब्सेशन सॉर्ट ऑफ आया कि फिर कश्मीर का इशू भी है, वो तो रहा ही है पिछले 70 साल से कांस्टेंट, कभी गया नहीं। लेकिन हाँ, वो पिछले 40 साल में बहुत ज्यादा पकड़ा है ये इशू, बहुत बड़ा बना है, और इसके वजह से पूरा खित्ता जो है वो सफर किया है। तो पाकिस्तान टुक द पाथ ऑफ बिकमिंग अ सिक्योरिटी स्टेट, अपने आर्मी को साइज से प्रोपोर्शनेटली बड़ा करना, और ये जो है मतलब आर्मी मार्शल लॉ लगता रहना पूरे कंट्री में लगातार, डेमोक्रेसी को जो है वो फ्लरिश नहीं होने देना, वो पॉलिटिक्स को एक बुरी बात करके प्रोजेक्ट किया जाना लोगों में। सो व्हेनेवर यू टॉक टू अ पाकिस्तानी, दे मोस्टली से कि पॉलिटिशियन हमारे खराब है। सो आर्मी ठीक है, आर्मी हमारा रखवाला है, आर्मी आर्मी हमारा सब कुछ करता है, और आर्मी के पास ठीक है सब कुछ, लेकिन जो है पॉलिटिशियन वो दे दे काइंड ऑफ मेस अप द एंटायर थिंग। तो आपके दोस्त हैं कोई पाकिस्तानी फेसबुक पे या इधर उधर कोई? जी, मेरे कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स और पाकिस्तानी शोज, यूट्यूब शोज और न्यूज चैनल्स काफी देखता हूँ यूट्यूब में ही, क्योंकि पाकिस्तानी चैनल्स देखने का तो एक्सेस नहीं है। लेकिन यूट्यूब में जितने शोज आते हैं, अब तो सब स्ट्रीम होते हैं मोस्टली, या फिर अपलोडेड वीडियोस हैं, वो सब देखता हूँ सर। मैं काफी फॉलो करता हूँ मैं पाकिस्तानी मीडिया किन में। किन लोगों को फॉलो करते हैं आप? सर एक्चुअली मैं तो आपको तो फॉलो करता ही हूँ, फिर कमर चीमा साहब को देखता हूँ मैं, फिर बाकी न्यूज चैनल में कामरान शाहिद, फिर मुबस्सर लुकमान नाम है उनका शायद। मेरी प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो तो आप बता दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर फिर बाकी पैनलिस्ट हैं जो आते हैं रेगुलरली शोज में, जैसे ओरिया मकबूल जान साहब है, फिर जायद हामिद हैं। तो इन सबको मैं देखता हूँ, और बाकी स्पोर्ट्स चैनल्स भी देखता हूँ मैं, स्पोर्ट्स न्यूज कवरेज जो है वो भी देखता हूँ। तो वहां पे भी एक सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, बीइंग अ मार्केट रिसर्चर, तो वहां पे सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, एक एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड, एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, वो तो पता ही चल जाता है सर बातों से। तो इंडियंस लगता है कि खास मोहब्बत रखते हैं जैद हामिद से। नहीं सर, मुझे तो थोड़ा वो हमारे कपिल शर्मा कॉमेडियन हैं उनके बराबर के लगते हैं, मुझे काफी एंटरटेनिंग है। तो मुझे एक्चुअली उनके बातें सुन के लगता है कि एक्चुअली कि ऐसे लोग, मुझे नहीं लगता कि हर कोई एवरेज पाकिस्तानी इज लाइक दैट।
तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, मुझे लगता है कि एवरेज पाकिस्तानी इज मच मोर इंटेलिजेंट देन व्हाट शाहिद हामिद इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे पाकिस्तान एज। तो वो तो अपने वो कुछ घोड़े उड़ाते हैं सर, वो तो कुछ कुछ करते रहते हैं, वो तो इस सब्ज हिलाली जो है वो करते हैं, लहराते हैं हर रोज लाल किले में आके ये सब बातें करते हैं सर, वो अच्छा एंटरटेनिंग है। लेकिन क्या है कि उनको भी एयर टाइम मिलता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका भी जो उनको सुनता है, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज है दोनों साइड पे, कि ऐसे लोगों को एयर टाइम दिया जाता है जो बिना सर पैर के बात करते हैं। अगर ये फिजिबल है कि आप मतलब गजवाए हिंद ये सब जो है ना, ये अगर फिजिबल है तो फिर ये इम्प्लीमेंट करके भी एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए, तो फिर वो रियलिटी चेक भी हो जाता है सर उससे। लेकिन ये बैठ के जनरेशन दर जनरेशन आप ऐसे बात करेंगे तो फिर लोग लोग वहीं पे रुके हुए हैं, दे आर नॉट मूविंग ऑन, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है सर। अच्छा शेखर जी, जी मैं बात करना चाह रहा हूं कि इंडिया ने मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनमें जो डेवलपमेंट की है, जो प्रोग्रेस की है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को उसका ज़्यादा पता नहीं है। हमारा मीडिया जो है वो इस तरह के जो चीज़ें हैं इनको कवर नहीं करता। तो एक तो ये है कि बेंगलोर में जी एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो जी टाटा ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाया था। जी अब इसको 100 साल से ऊपर हो गए हैं। जी तो उसका मैं देख रहा था कि उसका एनुअल बजट जो है वो 991 करोड़ इंडियन रुपीस है। यानी पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो वो 2200 बिलियन बिलियन रुपीस के बराबर शायद बन जाए वो। जी सर, 2200 और करोड़ पाकिस्तानी रुपीस है। जी, और इसके साथ साथ जो है वहां पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। तो आप बता रहे थे मुझे कि पूरे इंडिया में 31 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, जी और सर। इसके अलावा जो बहुत मशहूर हैं वो आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वो 23 हैं मुल्क में। जी तो इन इन चीजों के बारे में मुझे बताइएगा कि इसका मतलब है कि यानी पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत सीरियसली लिया है। जी सर, एक्चुअली क्या हुआ सर कि 1960s में, मैं एक्चुअली इसका क्रेडिट गवर्नमेंट से ज्यादा जो है सिविल सोसाइटी को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिलेट करूंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। जो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे कि जमशेद जी टाटा जैसे विजनरी, और उनके बाद फिर वो जेआरडी टाटा, फिर अब रतन टाटा, तो ऐसे विजनरी लोग भी रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा सपना देखा और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए। जबकि उस टाइम पे व्हेन यू सी कि वेस्टर्न कंट्रीज जब हम लोगों की तरफ देखते थे, उनको लगता था कि पाकिस्तान विल बी मोर सक्सेसफुल देन इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज मोर चैलेंजेस। सो तो उनको लगता था कि ये थोड़ा सा जो है ये हेट्रोजेनियस है, इतना डाइवर्सिटी है, इतने टरेन्स है कंट्री के अंदर, और इतने फ्लड्स, साइक्लोन्स, ये सब है, तो ये कंट्री कैसे सक्सेसफुल होगा। तो उस टाइम पे जो है ना, क्रेडिट गोज टू दीज सिविल सोसाइटी मेंबर्स, द इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉर शोइंग फेथ इन इंडियन पीपल एंड इंडियन सोसाइटी। तो जैसे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो आईआईटी खड़गपुर 1960s में पहले बना, कंप्लीट हुआ और कोर्सेज ऑफर करना स्टार्ट हुआ, तो वो बना था मॉडल्ड ऑन एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो उसका पेट्रोनेज के अंदर बना था, उनके गाइडेंस के अंदर के कैसे फैकल्टीज रहेंगे, कैसे डिपार्टमेंट्स रहेंगे। तो उन्होंने वो नॉलेज जो है, वो नॉलेज उनसे आया था, वहां से यूएस से, वेस्टर्न कंट्रीज से। तो उसके बाद जो है सर, एक मॉडल हमारे पास बन गया। तो हमने देखा कि उससे निकले हुए लोग जो हैं, सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दे आर फ्यूलिंग द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो हमने जो है फिर उसके बाद ऐसे इंस्टीट्यूट्स को रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो गवर्नमेंट ने वो क्वालिटी इंटैक्ट रखा, वो फैकल्टीज और रिसर्च पे ध्यान दिया। तो रिसर्च ज्यादा रहेगा तो फिर उतने ही अच्छे फैकल्टी रिसर्च कैपेबिलिटी के साथ आएंगे, तो फिर वो आते गए, फिर नए इंस्टीट्यूट बनते गए। लेकिन जो है ये राइड स्मूथ नहीं रहा है सर। मैं बोलूं तो कि अब तक शायद हम लोगों को ये नंबर काफी और होना चाहिए था, और
शायद आईआईटी ना हो, अभी 23 आईआईटीज हैं, आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, लेकिन आईआईटी लेवल पे, नाम शायद आईआईटी ना हो, बट आईआईटी लेवल पे हर स्टेट में होना चाहिए था अब तक। हमारे जितने स्टेट्स हैं, 30 स्टेट्स हैं, और बाकी अपने जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, उसको छोड़ के अभी 23 आईआईटीज है। उसका मतलब है कि पर स्टेट वन अभी तक वो अचीव नहीं किए हम। तो वो हो जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि 70 इयर्स हो गया सर। और ये मॉडल काफी सक्सेसफुल है आईआईटी मॉडल जो है, और इसके लिए लगभग 5 से 10 लाख बच्चे हर साल अपियर करते हैं सर, और सीट्स काफी लिमिटेड है, तो ये एग्जाम काफी टफ है। तो हम लोग उसका क्रेडिट लेते हैं कि ये काफी टफ एग्जाम है, तो स्क्रीन होके आते हैं, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कम्स टू दीज इंस्टीट्यूट, विच इज गुड। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, आप अगर कंपेयर करेंगे कोई डेवलप्ड कंट्रीज में, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए इतना टफ एग्जाम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सीट्स कम है, इसलिए हम एग्जाम्स को टफ बनाते हैं। उसका मतलब है कि जो थोड़ा सा जो है जिसका टैलेंट है, मतलब वो मेरिट है, लेकिन मेरिट उतना इतना मतलब टफ स्क्रीनिंग होता है कि ठीक ठाक जो पढ़ते हैं बच्चे, जिनके पास टैलेंट है, उनको भी मौका नहीं मिलता पढ़ने के लिए इसमें। तो ये कोई क्रेडिट करने वाली लेने वाली बात नहीं कि एग्जाम बहुत टफ है। एक्चुअली हम लोगों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना चाहिए। सो ये आईआईटी have contributed enormously to the society's growth, और ये काफी अच्छा रहा है हमारा जर्नी। उसको छोड़ के सर फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स भी है, जो हायर स्टडीज के लिए है, मैनेजमेंट कोर्स के लिए। वो हमारे 20 आईआईएम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सो इसमें से पहला पहला जो था वो अहमदाबाद में बना था, गुजरात में। पहला अहमदाबाद में बना था। और अब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हमारे स्पेस रिसर्च के जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च, जिनको बोला जा सकता है विक्रम साराभाई, so Vikram Sarabhai was the founder of IIM Ahmedabad as well. So he was one of the guys who said, so the nation is getting growth, now you have engineers to fuel the growth, who will manage it? We'll need management graduates to manage it. So that's why it was his vision that IIM Ahmedabad came into being. And then जैसे IIT को हम रेप्लिकेट करते गए, वैसे ही IIM को हम रेप्लिकेट करते चले गए। अब 20 आईआईएम है लगभग हर स्टेट में एक, और भी प्रपोजल्स है सर, और नेक्स्ट बजट में शायद और 2-3 आ जाए, तो हर बजट में कुछ कुछ ऐड होते रहे हैं। तो ये है। और इसको छोड़ के सर, आईआईटीज को छोड़ के जो सेकेंड टियर इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ओन्ड, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है जिसको, वो है एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो एनआईटीज जो है, पहले उनका नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अब जो है उनको रीब्रांड करके उनको एनआईटी कर दिया गया है। वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब रीब्रांड हो गया है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी बोला जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही बोला जाता है। तो वो उसके अंदर आते हैं, उसका फाइनेंसिंग और उसका मैनेजमेंट सब कुछ मिनिस्ट्री से ही होता है डायरेक्ट। और ये जो है ये 31 है सर। सो सम ऑफ द एनआईटीज आर आल्सो बेटर देन द न्यू आईआईटीज। सो कुछ कुछ आईआईटी, जैसे मेरे स्टेट उड़ीसा में एक एनआईटी है जो 1960 से है, राउरकेला। सो राउरकेला इज अ इंडस्ट्रियल टाउन इन ओडिशा विच इज नोन फॉर इट्स स्टील प्लांट्स। सो वहां पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक बड़ा सेटअप है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर स्टील मैन्युफैक्चरर है। तो उसको लगा था कि उस टाइम पे इंस्टीट्यूट को लगा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हमको इंजीनियर्स चाहिए होंगे, तो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे चाहिए। तो गवर्नमेंट और कंपनी के पेटर्नेज में वो एनआईटी राउरकेला, और उस टाइम पे उसको आरईसी राउरकेला बोला जाता था, तो वो खुला। तो वैसे ही 31 और है, 30 और है, तो टोटल 31 एनआईटीज है। सो ये क्या हुआ सर कि ये 70 इयर्स में ये ग्रोथ ऐसे यूनिफॉर्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि 1960s में खुला, 65 में खुला, 70 में खुला, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली जब लिबरलाइजेशन हुआ 91 के बाद, ये स्पीड पकड़ना चालू किया सर। ये जो 2003 व्हेन वाजपेयी जी वाज इन गवर्नमेंट, एनडीए 2 या एनडीए 2 और 3, ही हैड 3 गवर्नमेंट्स।
सो वो जब चल रहा था, जो जो 5 साल पूरा किया उन्होंने 2003 में, उन्होंने काफी एजुकेशन में काफी इन्वेस्टमेंट किया था और काफी इंस्टीट्यूट उस टाइम पे सैंक्शन हुए थे, जो अब मैटेरियलाइज कुछ मतलब 2012 तक वो सारे जो सैंक्शन हुए थे 2010 तक वो सारे फंक्शनल हो गए। उसमें सर खाली ये नहीं, हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, जो कि हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो वो एक ही था सर 2003 तक दिल्ली में, एक ही था, प्रीमियर इंस्टीट्यूट, वेरी वेल नोन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इट्स स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर रियली गुड। बट ये 2003 के बाद अब 2021 है, 18 साल में हमने 19 और इंस्टीट्यूट बनाए एम्स, सिर्फ 18 साल में सर। और ये जो है ना जी, एम्स जो है दिल्ली वाला, जी इसके ऊपर तो मुझे याद है कि बीबीसी ने एक पूरी सीरीज बनाई थी जी कि वहां पे कैसे काम होता है, और सुबह के 4 बजे लोग आके लाइनें लगाना शुरू कर देते हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं। जी जी वो मुझे पता है उसका। तो अब हम बाकी जो यूनिवर्सिटियां हैं आपकी, मैं देख रहा था कि एमिटी यूनिवर्सिटी है एक आपकी प्राइवेट सेक्टर में। तो बड़ा इंप्रेसिव है कि उनके सिर्फ इंडिया के अलावा भी दे हैव 4 कैंपसेस अब्रॉड, दुबई में, सिंगापुर में, न्यूयॉर्क और लंदन में भी उनके कैंपसेस हैं। जी और इसके अलावा जो है मैंने देखा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है एक जलंधर में, जालंधर में, यस सर। और वो कहते हैं जी कि दिस इज द लार्जेस्ट सिंगल कैंपस यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में, और उनके 24,000 स्टूडेंट्स हैं। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जिसके 4 मिलियन यानी 40 लाख स्टूडेंट्स हैं। और सीपी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, और ये जो है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, और इसका एरिया है 12,661 एकर्स। जी सर। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और वो है 1200 एकड़ पर फैली हुई। तो और आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, और क्या मुकेश अंबानी जो हैं वो भी इस फील्ड में आ रहे हैं? मुकेश अंबानी जैसा कि लोग दोस्त जानते होंगे कि वो इंडिया के इस वक्त जो हैं वो रिचेस्ट आदमी हैं, जी उनके बारे में भी कुछ बताइएगा। जी सर, एक्चुअली ये थोड़ा सा और कुछ चीजें हैं जो एजुकेशन सेक्टर को लेके वो मैं 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। तो एमिटी इज वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसको छोड़ के अशोका यूनिवर्सिटी भी है, जो कि अराउंड एनसीआर है। और अगर हम बोले कि कितना यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, 1000+ यूनिवर्सिटीज है सर टोटल, जी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंक्लूडेड। उसमें से 400+ जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसको स्टेट गवर्नमेंट्स फंड करते हैं। तो और अराउंड 400 और 500, अराउंड अराउंड 480 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं सर, जिसमें से कुछ जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और कुछ ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपने फुल फंक्शनैलिटी के साथ चल रहे हैं। और दीज आर अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, और एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जो है हमारे प्राइवेट हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट्स के बारे में बोला मैंने। फिर कुछ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स भी हैं सर, वेरी स्पेसिफिक स्किल डेवलप करने के लिए। जैसे हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, तो उसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब पढ़ाया जाता है सर। तो वो लगभग 16 सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड है, 21 जो है वो लगभग स्टेट ओन्ड है, और कुछ जो है वो है प्राइवेट है। प्राइवेट में तो बहुत सारे हैं, उसको छोड़ के सर अपना जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, जो कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो वो 71+ है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। सो उसमें से हाफ ऑफ देम आर गवर्नमेंट फंडेड। सो ये है। तो ऐसा नहीं है कि खाली जो है रेगुलर एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया।
जी, मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू किया था प्रोफेसर हुद भाई का। जी तो वो ये बता रहे थे कि जो टाटा इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी से भी बेहतर स्टैंडर्ड है उसका। और उसके साथ ही बिरला का भी है ना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स यस जिसको कहते हैं। यस। तो उसका भी मुझे मेरे इल्म में आया है कि दुबई में भी उसका कैंपस है। जी सर। वो एक्चुअली टाटा इंस्टीट्यूट जो है, टाटा ने एक्चुअली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को पेट्रोनेज में अपने हेल्प किया है एस्टेब्लिश करने के लिए, फंडिंग भी दिया हुआ है। लेकिन उनका खुद का इंस्टीट्यूट्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है और सोशल साइंसेज के इंस्टीट्यूट है, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, टिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर सोशल स्टडीज। तो वो भी है। और टाटा के खुद के जो है इंस्टीट्यूट्स हैं अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने के लिए, जैसे टाटा के खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं विद इन द कंपनी, तो उनको वो दैट दैट ट्रेनिंग इज एट पार विद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आल्सो। तो वो ट्रेनिंग उस टाइप का, वो एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स में वो 360 डिग्री इन्वेस्टमेंट करते हैं सर। वो लोगों को मतलब विद इन द कंपनी ट्रांसफर देना, उनका पूरा जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट वो देखते हैं। और अभी जो है उनके जो ओनर हैं, रतन टाटा नाम है ना उनका। जी सर, एक्चुअली ओनर जो है वो तो अपना हम बोल सकते हैं कि वो टाटा सन्स है। वो चेयरमैन है, मतलब चेयरमैन फॉर लाइफ टाइम ही इज, बट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो जो एक्चुअली संभाल रहे हैं कंपनी अभी, उनका नाम एन चंद्रशेखरन है। हम्म। लेकिन रतन जो है, रतन टाटा का जो मैंने सुना है कि जी वो बहुत सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं। और वो बिल्कुल जो है ना, शोशाह जो है जिसको ऑस्टेंटेशन कहते हैं, वो जी बिल्कुल भी इस तरह की चीजों पे यकीन नहीं रखते, फ्लैशी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल करते, बड़े घर में नहीं रहते। जी सर, वो एक्चुअली टाटा, रतन टाटा इज नॉट मैरिड, सो हम्म। ही डजंट हैव अ फैमिली। हम्म। बट उनके वो अकेले ही रहते हैं, मतलब उनके ऑब्वियसली उनके साथ एम्प्लॉइज उनके होंगे, सर्वेंट्स वगैरह होंगे, लेकिन वो ही लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ। और उनका जो है फोकस रहता है कि फिलंथ्रोपी में तो टाटा ग्रुप बहुत आगे है, बहुत सोसाइटी, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है और आपने भी मेंशन किया सर, वो बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सब में, सोसाइटी में। और रतन टाटा खुद एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं, तो वो हम्म। स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ही कीप्स अ ट्रैक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन। तो वो देखते हैं कोई अपकमिंग कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट आए तो उसमें वो खुद अपने कैपेसिटी में, टाटा की कैपेसिटी से नहीं, एज रतन टाटा एज एन इंडिविजुअल वो हम्म। इन्वेस्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं स्टार्टअप कल्चर को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, अपने हिसाब से जितना सपोर्ट कर पाए वो करते हैं सर वो। और इसी तरह से अजीम प्रेम जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज द रिचेस्ट मुस्लिम इन साउथ एशिया, जी सर। तो उन्होंने भी जो है बहुत फिलेंथ्रोपी के काम किए हैं। वो भी बहुत, ही लीड्स अ सिंपल लाइफ एज वेल। यस। तो तो अजीम प्रेम जी का घर जो है सर यहाँ से 20 किलोमीटर होगा दूरी पे। और वो उनका जो है कंपनी जो मेन कैंपस है वो उधर ही है, वो उसी के अंदर ही एक एक फैसिलिटी में रहते हैं वो। तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत चैरिटेबल काम करते हैं वो, फ्रॉम वेरी ग्रास रूट लेवल ऑल्सो। तो उनका बहुत सारे एनजीओ को फंडिंग देते हैं, वो काम करवाते हैं। इट्स अ ह्यूज फाउंडेशन। मैं वो नहीं बोलूंगा कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स के साइज का है, लेकिन फिर भी बहुत काम होता है उनका। और वो अपना जो है लगभग सारा जो अपनी जो शेयर होल्डिंग है उनकी, वो मोस्टली इट विल गो फॉर चैरिटी। हम्म, या उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी तो बनाई है ना। जी सर, वो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी नाम है उसका, और अभी वो जो है वो फंक्शनल है। वो पीएस यूनिवर्सिटी के अंदर ही कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में ही वो फंक्शनल है, बैंगलोर में ही। अच्छा, ये जो आपका शहर है अभी जिसमें आप हैं, बेंगलोर या बेंगलोरो, ये इसका सर, आईटी आईटी में बहुत नाम है। तो ये कैसे हुआ? क्या इसका मौसम अच्छा है, इसकी वजह से ज्यादा कंपनियां यहां आई? तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सर एक्चुअली जब 2000s में ही ये बूम हुआ, आईटी बूम, अर्ली 2000s में से स्टार्ट हुआ, अभी तक तो वो कंटिन्यू है। बट हाँ, वो बूम अब अक्रॉस इंडिया स्प्रेड कर चुका है, अब नॉट लिमिटेड टू बैंगलोर ओनली, बट बैंगलोर बिकेम द इंजन ऑफ आईटी ग्रोथ। तो कैसे हुआ कि सर जब 2000s में जब
इन्वेस्टमेंट जब आईटी पिक कर रहा था, इंटरनेट बिकेम अ बिग डील, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड वाज बूमिंग। तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे बैंगलोर क्यों बना, उसका रीजन है कि बैंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वर रेडिली अवेलेबल। So good engineering colleges around and in and around Bangalore, and also across all South Indian states, Bangalore is very accessible from most of the states. So suppose say from Chennai to Bangalore is 350 kilometers, Hyderabad is within 500 kilometers. So ऐसे है, तो मुंबई is also not very very far. तो ये जो है साउथ इंडियन स्टेट्स आर better, were better at that point of time. Even now, it is better for education, especially technical education in engineering. तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अवेलेबल थे, और उसके बाद सर मौसम भी एक फैक्टर है। जब चूज करना हुआ कि एक सिटी चूज करना है, दिस वाज मच मोर प्लेजेंट बिकॉज सी लेवल से काफी हाई है। काफी लोगों को ये इंटरेस्टिंग फैक्टर लोगों को नहीं पता होगा, बैंगलोर का जो है, जो सी लेवल से जो हाइट है वो देहरादून से भी ऊपर है। देहरादून जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का कैपिटल, उससे भी ऊपर है। तो उसका है कि मतलब वो प्लेजेंट रहता है वेदर हमेशा। तो आपको ठंड और गर्मी जो है वो उतना एक्सट्रीम्स में नहीं जाता, और वेरी प्लेजेंट इट इज। एंड इट यूज टू बी वेरी ग्रीन। नाउ डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको काटना पड़ रहा है ग्रीन कवर को, लेकिन बहुत ग्रीन था। तो इट यूज टू बी कॉल्ड एज अ पेंशनर्स पैराडाइज। लोग रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे आके सेटल होते थे। तो फिर ये जो है, फिर उस हिसाब से वेदर भी एक रोल प्ले किया टू गिव द बूस्ट। तो शेखर जी, केरला का कहते हैं कि सबसे लिटरेट स्टेट जो है, शरह खानदगी जहां सबसे ज्यादा है इंडिया में, तो वहां पे क्यों आईटी बूम नहीं आया? केरला के अंदर सर, हम्म। केरला लिटरेट स्टेट है सर। 95% प्लस लिटरेसी है। और आई थिंक ये सेंसस नहीं हुआ है अभी तक, वरना पता चल जाता कि अगर 100% भी टच कर गया हो केरला, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। लेकिन सर केरला के अंदर अगर आप देखेंगे तो केरला काफी छोटा है साइज में। और मुझे लगता है कि केरला में मे बी रीजन इज नॉट, मैं अब हाइंडसाइट में तो नहीं बोल सकता कि केरला में क्यों नहीं बना उस टाइम पे, बट बैंगलोर हैड सर्टेन एडवांटेजेस ओवर अदर सिटीज, जो कि केरला के लिए भी एप्लीकेबल होता है। कि वो एक्सट्रीम वेदर भी है वहाँ पे, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है एक तो। और उस टाइम पे जो है बैंगलोर वाज मच मोर कन्वीनियंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक दैट्स व्हाई बैंगलोर वाज चोजन। तो अभी बेंगलोर का मुझे बताइए कि किस किस इंटरनेशनल कंपनी के या इंडियन कंपनी के वहां पे हेड ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं? जी सर, बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज हैं। मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना बोल सकता हूँ कि कौन से कंपनी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्च सेंटर है। वॉलमार्ट के बहुत बड़ा आउटसोर्सिंग सेंटर है, यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट भी होता है, एनालिटिक्स डिवीजन भी है, और ऑपरेशंस रिसर्च का भी है उनका यहाँ पे। और उसको छोड़ के बहुत सारे कंपनीज है। अमेजोन तो बेस्ड इन हैदराबाद है, उनका सबसे बड़ा ऑफिस जो है हैदराबाद में है। लेकिन बाकी जैसे टेस्को है, यूके का रिटेलर है वो, तो यूके यूरोप का रिटेलर है। तो उसको उनका भी जो है ग्लोबल सर्विस सेंटर यहाँ पे है। तो उनका जो है बैकएंड का पूरा काम जो है यहाँ से होता है। तो वैसे ही बहुत सारे आईटी कंपनीज है। इंडियन आईटी कंपनीज में विप्रो का हेडक्वार्टर बैंगलोर है, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बैंगलोर है, और टीसीएस का बहुत बड़ा कैंपसेस, बहुत बड़े 2-4 कैंपसेस हैं यहाँ पे। तो उसको छोड़ के सर फिर एचसीएल है, और मीडियम साइज आईटी कंपनीज आल्सो देयर। मीडियम, मैं जब मीडियम बोल रहा हूँ $1 बिलियन के ऊपर ही है सर, सारे सारे कंपनी। जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि बाकी जो एरिया है, जैसे मेगा मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडिया ने शुरू किए हैं पिछले 5-6 साल में या 10 साल में, उसका मैं कुछ देख रहा था। एक तो उसमें बुलेट ट्रेन का आइडिया है कि अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाई जाए।
फिर जी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे का एक है प्रोजेक्ट चल रहा, और एक आप रिचर्ड ब्रांसन जो ब्रिटिश इन्वेस्टर हैं उनके साथ मिलके हाइपर लूप का भी एक प्रोजेक्ट है। जी इन पे थोड़ा रोशनी डालिए, और क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में इस तरह के। जी सर। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ फॉर आवर कन्वीनियंस ऑल्सो, कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट में डिवाइड कर देता हूँ, फिर एयर को कर देता हूँ, और फिर रेलवे को कर देते हैं, 3 डिफरेंट सेगमेंट में। फिर हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं सर। हम्म। तो रोड में जो है, रोड जो हाईवेज हैं हमारे, तो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं कि बाई 2024 एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया शुड बी कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवे। तो अभी तक क्या है कि हमारे पास लगभग 1,51,000 किलोमीटर के हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं। तो कुछ ऐसे हाईवेज भी थे सर जो जो सिंगल रोड थे, बट उसको हाईवेज का दर्जा दिया जाता था सर। तो वैसे भी सिचुएशन मैंने देखा है खुद। तो लेकिन पिछले 10 साल में लास्ट गवर्नमेंट जो थे, जो थी, और उनके 3-4 साल, और ये गवर्नमेंट का पूरा पिछला 5-6 साल, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है सर हाईवेज पे। और हाईवेज जो है काफी, मतलब 65,000 किलोमीटर हाईवेज दे आर गोइंग टू कंप्लीट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो पिछले 6-7 साल में ही 65,000 किलोमीटर, जो आजादी से अभी तक का जो है 1,51,000 था, उसमें जो है 65,000 किलोमीटर और ऐड कर लीजिए सर 6-7 साल में ही। तो ये जो है, ये ये जो है बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहा है, और इनको ये बहुत सारे डिफरेंट स्कीम्स है इसके अंदर सर, डिफरेंट प्लान्स है। तो ऐसा नहीं है कि एक हाईवे प्रोजेक्ट है, बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि आपने मेंशन किया कि दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट किया जा रहा है, जो कि अब 12 घंटा ही रह जाएगा, सिर्फ लगेगा 12 घंटा आपको पहुंचने के लिए दिल्ली से मुंबई, जो कि पहले हम सोच नहीं सकते थे। क्योंकि तो अभी तो आपको रुकना पड़ेगा, एक दिन हॉल्ट करके आपको जाना पड़ता है दिल्ली टू मुंबई, अगर आप बाय रोड जाएं। तो 12 घंटा मतलब आपको एक स्टॉप, अगर आप सुबह निकले ब्रेकफास्ट करके और लंच करें तो डिनर तक आप मुंबई में पहुंच जाएंगे। ऑल राइट। तो ये और एविएशन का बताइएगा, एविएशन में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? जी सर, ये एविएशन में ऐसा हुआ है कि हमारे पास लगभग 150 प्लस एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 120 के अराउंड फंक्शनल है। कुछ है फील्ड्स जो है, जो कि दिस इज नॉन मिलिट्री, दिस इज ऑल सिविल एविएशन आई एम टॉकिंग अबाउट सर। मिलिट्री एयरबेसेस तो अलग है। तो कुछ जगह पे जो इंडियन एयरफोर्स के साथ मतलब जॉइंट फैसिलिटी है, जहाँ पे एक स्ट्रिप इंडियन एयरफोर्स का है और एक स्ट्रिप जो है सिविल एविएशन के लिए भी दिया जाता है। तो उसको काउंट करके बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो एयरफील्ड्स हैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, जो जो एयरफोर्स और आर्मी यूज करता है। तो ये जो है इस पे नेक्स्ट ग्रोथ जो है, कनेक्टिविटी ग्रोथ जो आएगा इंडिया में, कनेक्टिविटी रिवोल्यूशन जो आएगा, वो एयरपोर्ट्स के थ्रू आएगा, एविएशन के थ्रू आएगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि सर कुछ इंडियन टेरिटरीज हैं जिसको ट्रेन से कनेक्ट करना काफी मुश्किल है। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन कनेक्टिविटी लिमिटेड है, क्योंकि वो टेरेन्स ऐसे हैं और ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस है कि वहां पे उसको ट्रेन से कनेक्ट ही नहीं किया जा सकता। तो जैसे अभी तक कश्मीर कनेक्ट नहीं हुआ है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, हेवी इन्वेस्टमेंट इज गोइंग ऑन टू कनेक्ट श्रीनगर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू रेल नेटवर्क। तो उसके लिए फिर ऐसे चैलेंजेस हैं, लेकिन वो चैलेंजेस सॉल्व होते हैं इन अ सेकंड थ्रू एविएशन, जिसमें आपको एक पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टमेंट है सर। एक एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगा, दूसरे पे लैंड करेगा, बीच में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको बीच का कोई टेक केयर नहीं करना है। सो एक फैसिलिटी यहां बना दीजिए, एक फैसिलिटी वहां बना दीजिए, और एक एयरक्राफ्ट होना चाहिए फ्लाई करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसको रिवोल्यूशन किया ऐसे। अब उसको एक स्कीम बनाया है, उड़ान। तो उड़ान करके एक स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक। तो उसके अंडर जो है एक कैप डाला हुआ है कि अगर दीज स्मॉल एयरपोर्ट्स नो, जो जो के कनेक्ट होते हैं बाकी बिगर सिटीज से, तो वहां पे एक टिकट का प्राइस पे एक कैप है, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। जैसे 2500 इंडियन रुपीज से ऊपर नहीं जा सकते।
कुछ कुछ कंडीशंस और हैं, तो उसके ऊपर एक टॉपिक हो सकता है कि डिस्कस किया जा सके। तो उसके अंडर जो है ये आप जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं एयर ट्रैवल। तो जिसको एक दिन ट्रेन में जाके फिर वहां से उतर के फिर 2 बस और चेंज करके घर जाना पड़ता था, तो वो अब 2 घंटे में अपने घर पहुंच जाता है। सही। अच्छा, आपने वेलफेयर की बात भी की थी कि इंडिया ने कोशिश की कि अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट बनाए। जी तो उसमें एक तो जो मेरे इल्म में है कि स्कूलों में जो है, बहुत से स्कूलों में इंडिया के लंच दिया जाता है। तो जी ऐसे बच्चे जो गरीब घरों से आते हैं, उनकी जो है नरिशमेंट जो है, उनकी जो न्यूट्रिशन है वो पूरी हो जाती है इससे। जी। और इस तरह से उनका जो स्टंटेड ग्रोथ है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ और जी। दूसरा जो है, वहां पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सारे बच्चे मिलके खाना खाते हैं। जी सर। और इसके अलावा भी आप मुझे बता रहे थे ना कि ये कोविड की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बोझ बना हुआ है, वो क्या है? हाँ सर, तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है जिसका आपने मेंशन किया अभी सर, वो मिड डे मील के प्रोग्राम के अंडर जो है कवरेज जो है वो 11 लैक्स, अराउंड 12 11.92 लैक्स स्कूल्स आते हैं उसके अंदर। तो इतने स्कूल्स कवरेज देता है ये अक्रॉस इंडिया। और ये जो है इसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं। तो कुछ स्कूल्स को गवर्नमेंट फंडेड और गवर्नमेंट ओन्ड है, कुछ खाली गवर्नमेंट फंडेड है, जो कि रिक्वायरमेंट था वहां पे लोगों ने, दे हैव फॉर्म्ड अ स्कूल एंड गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज देम और फंडिंग भी देता है। तो ये जो है यहाँ पे ये मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, जिसका ये मकसद है कि सर जो बच्चा आए स्कूल तो वो खाली पेट ना रहे, तो उसका ग्रोथ का भी भरपाई हो। और सर एक थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, अगर बच्चा क्लास 1 से आता है स्कूल में, उससे पहले एक आंगनवाड़ी प्रोग्राम है, जो कि जो छोटे बच्चे जो 2 साल से लेके 5 साल तक, वो इट इज लाइक अ क्रेश, मॉडर्न डे क्रेश होता है। जैसे छोटे जो स्कूल्स होते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, नर्सरी स्कूल्स जैसे हम्म। होते हैं, उस जैसा स्कूल जो है दिया जाता है गांव गांव में। हर रूरल इंडिया में हर गांव में आंगनवाड़ी है। तो आंगनवाड़ी में उनको फूड, उनके लिए मेडिसिन, और उन जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो 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 एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, उनके लिए भी मेडिसिन और उनके लिए सप्लीमेंट्स ये भी सप्लाई होता है सर। तो वहां से प्रोग्राम्स तो हमारे पास हमेशा से था सर। वेलफेयर प्रोग्राम्स ये सब 60s 70s 80s में निकला हुआ प्रोग्राम्स है। ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो 90s में है, मैं स्कूल में था तब। तो ये क्या सिर्फ प्राइमरी स्कूल के लिए है या मिडिल या हाई स्कूल में भी दिए जाते हैं ये? 8th स्टैंडर्ड तक चलता है, क्लास ओके। 1 से लेके क्लास 8 तक चलता है। तो हम्म। उसमें 2 डिवीजन है, क्लास 1 to 5 एक कैटेगरी है, 6 to 8 एक कैटेगरी है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ट्राइज टू इंश्योर के 400 कैलोरीज 450 कैलोरीज जो है ये 1 to 5 क्लास के बच्चों को मिले ड्यूरिंग देयर लंच। और जो 6 to 8 है उनको लगभग 700 to 800 कैलोरीज मिले वो स्कूल के लंच के टाइम पे। और उसमें वो डाइट जो है वो बैलेंस्ड है। ऐसे मतलब उसमें करप्शन के भी केसेस रहे हैं सर, कि वो इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता था। तो टीचर्स और स्कूल इंस्पेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते थे कि उसमें करप्शन का इशू था। लेकिन अब वो सिस्टमेटिकली इरेडिकेट किया जा रहा है सर। वो वो जो है इसमें प्रोटीन इतना रहेगा, कार्बो इतना रहेगा, वो सब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेवल पे वो डिविजन्स हैं। तो वो उस हिसाब से वो प्रेस्क्राइब्ड है कि कौन से रेसिपीज बनेंगे। वो पूरा प्री डिफाइंड है सर वो। तो ये मतलब है कि आपने कहा 11.1 मिलियन स्कूल्स। 1.2 मिलियन स्कूल्स, हाँ हाँ 11.2 लैक्स। हाँ, कहा कि 1.1 मिलियन है। 1.1 मिलियन है हाँ। ओके, 11 लाख हो गए। हाँ ठीक है। तो दूसरा ये बताइएगा कि जो कोविड के जो है रिलीफ के तौर पे वो भी लोगों को फ्री खाना दिया जा रहा है, वो क्या है? जी सर, एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक स्कीम है गवर्नमेंट का। दो दो टाइप का स्कीम है। एक तो गारंटी एम्प्लॉयमेंट का स्कीम है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है आपको फॉर सर्टन नंबर ऑफ डेज, सपोज से 90 to 100 डेज इन अ ईयर।
यू विल बी गिवन वर्क। तो वो जो स्कीम है वो MGNREG है, उस स्कीम का महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो अंडर दैट, तो उसमें क्या है कि लगभग 22 करोड़ लोग उसको उसमें एनरोल किए हैं, और लगभग 10 करोड़ जो है उसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट सोर्स के हिसाब से उसको यूज करते हैं, वो बेनिफिट अवेल करते हैं। तो उसके अंडर जो है आपको पहले स्कीम था फूड फॉर वर्क, नाउ दे गिव मनी। So they are paid for whether the government is able to give them enough work or not। अगर वो एनरोल किए हैं, वो अवेलेबल है, तो उतने नंबर ऑफ डेज का उनको पेमेंट मिल जाता है सर। तो दीज आर नॉन स्किल्ड लेबर्स। तो कितने लोग हैं जिनको खाना वगैरह भी दिया जा रहा है, या आपका पैसे दिए जा रहे हैं? जी सर, ये तो 9 लाख लोग हैं। तो 9 लाख लोगों का आप अगर पर फैमिली ले लीजिए दो तीन, तो ये तो पर पर पर्सन दो तीन को अटैच कर दीजिए एज फैमिली, तो लगभग इसी में से ही लगभग 20 करोड़ लोग जो है बेनिफिटेड होते हैं ये स्कीम के अंदर। उसको छोड़ के सर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काम भी नहीं था और कोविड के दौरान सब लॉकडाउन पे था, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट फ्री जो है ग्रोसरी, जो कि चावल दाल और ये सब जो है जिनके पास रेशन कार्ड है सबको दिया जाता था, दिया जा रहा है अभी तक। दिवाली तक तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, आप एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे उसका अभी तक मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक, सो मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक तो चल ही रहा है। उससे पहले सर ये स्कीम था, ऐसा नहीं कि स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया, ये स्कीम को ब्रॉडन किया गया टू कवर मोर नंबर ऑफ पीपल। ये स्कीम था। इसमें तो राशन कार्ड कितने फीसद लोगों के पास होगा, कितने परसेंट लोगों के पास? राशन कार्ड तो सर लगभग 50% इंडियन के पास तो होगा ही होगा मेरे हिसाब से। मैं डेटा थोड़ा चेक करना पड़ेगा मुझे सर। तो ये मतलब ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं, थोड़ा जो लोअर मिडिल क्लास है? जी सर, लोअर मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन दोनों हैं। ओके, सो ऑलराइट। पॉवर्टी अभी भी एक इशू है इंडिया में। सो एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी के अंडर है, लेकिन जो है हर साल मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग ब्रेकिंग इनटू द मिडिल क्लास एज वेल। हाँ, मैंने कुछ यूएन के फिगर्स देखे हैं जी, कि उसमें था कि 2005 से लेके 2015 तक जी तो कोई 27 करोड़ इंडियंस जो हैं वो जो हैं दे वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। जी सर। तो वो सर मैं आई कम फ्रॉम अ स्टेट विच इज वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट स्टेट। जब हम बड़ा हो रहे थे, मतलब जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तब हमको बोला जाता था कि वी आर द पुअरेस्ट स्टेट, वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, झारखंड तो बाद में बना, बिहारी था। ये सब स्टेट जो है इनको बहुत इशू था उस टाइम पे। बट आप अगर देखेंगे कि जो पिछला इरेडिकेशन हुआ है पॉवर्टी का, तो इन्हीं सब स्टेट से आया है ज्यादा नंबर्स। तो उड़ीसा के जबकि एज अ स्टेट पॉपुलेशन इज नॉट ह्यूज, 4 to 5 करोड़ है, लेकिन फिर भी हम उड़ीसा हैज डन वंडरफुली वेल इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन इन लास्ट 10-15 इयर्स। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, क्योंकि स्कोप है बहुत, मैच कर नेशनल एवरेज को मैच करने के लिए पोटेंशियल बहुत है। तो अभी वो स्कोप है, एरिया है ग्रो करने के लिए, तो इसलिए ग्रो कर रहा है। तो जब इंडिया का जीडीपी बाकी 6-7% में था, तब ओडिशा 10 एंड अबव में ग्रो कर रहा था एज अ स्टेट। तो ऐसे ऐसे स्टेट्स, बिहार भी बहुत ग्रो किया है, अभी बहुत और स्कोप है इन सब स्टेट्स को ऊपर आने के लिए। तो ये सर डेटा सही है, ये डेटा दिखता है, क्यों मैंने अपने 10-15 साल के, अगर मैं जब से मैं थोड़ा सा प्रोएक्टिव हुआ ये सब चीजों को लेके, तब से अभी तक अगर देखूंगा तो मैंने देखा है, सी ऑफ चेंजेस आई हैव सीन। और यूपी में क्या सिचुएशन है? क्योंकि एक वक्त था कि लेबरर्स जो थे पंजाब में भी, मुंबई में भी, वो या बिहार से आते थे या यूपी से आते थे। तो अब क्या यूपी में भी कुछ डेवलपमेंट हो रही है? यूपी में सर, यूपी में इशू ये है कि यूपी का पॉपुलेशन इट्स लाइक पाकिस्तान इन साइज, पॉपुलेशन साइज में। तो 20-22 करोड़ की जनता है यूपी में, और जब उत्तराखंड नहीं था, मतलब अलग नहीं हुआ था, तो और 3-4 करोड़ जोड़ दीजिए सर, तो उतना साइज में पाकिस्तान से बड़ा है इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन साइज। टेरिटरी में नहीं बोल रहा हूं मैं। तो वहां पे यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस है एक्चुअली। अगर आप देखें यूपी को,
तो इट इज वन ऑफ द फर्टाइल लैंड्स इन इंडिया। तो वो जो गंगा इज क्रॉसिंग थ्रू यूपी, और वो इतना फर्टाइल लैंड है, उसमें इतना एग्रीकल्चरली रिच होना चाहिए था उस स्टेट को, बट काफी चैलेंजेस रहा है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिक्स में थोड़ा सा उतने ऑनेस्ट लोग नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से। वो तो मेरे, मैं एक ओवर आर्किंग बात, नैरेटिव वाला बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये रहा है सर। तो और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी काफी रहा है ये सब स्टेट्स में। यूपी हर, वैसे लगभग हर स्टेट्स में होते हैं, लेकिन यूपी बिहार काफी सफर किया है ये सब चीज से। तो ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया सर। फोकस रहा कि लोगों को ऐसे ही रखें ताकि लोग थोड़ा हमारे बात भी सुने। तो हम जो बोले, तो नेता बिकेम लार्जर देन लाइफ, और अकाउंटेबिलिटी नहीं था, गवर्नमेंट मशीनरी का अकाउंटेबिलिटी नहीं था। जबकि आप अगर सदर्न स्टेट्स को देखें कंपैरिजन में, तो यहाँ पे, यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे करप्शन नहीं होता था, करप्शन होता होगा, मुझे नहीं पता। करप्शन तो होता ही है, गवर्नमेंट हर जगह, यूएस में करप्शन होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे करप्शन होता है, करप्शन तो होता ही होगा, लेकिन प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होते थे, लीडर्स का विजन था, लोग भी काफी मतलब अवेयर थे कि सिटीजन्स, दे वर अवेयर कि हमको चाहिए क्या, हमको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के नैरेटिव्स वो सेट करते थे। लेकिन यूपी में इट वाज वाइस वर्सा। लेकिन पिछले 10 साल में, लास्ट गवर्नमेंट का 5 साल और ये गवर्नमेंट का 5 साल, पिछले 10 साल में काफी काम हुआ है, काफी काम हुआ है। और यूपी जो है, अब पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया सर्वे निकाला है, जिसमें वो मेजर करते हैं कि आपके ग्रोथ कैसे रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी दैट अ स्टेट प्रोवाइड्स। तो स्मूथ ट्रांसपोर्ट इन बिटवीन स्टेट्स, और टैक्सेशन, और क्वालिटी ऑफ हाईवेज, नंबर ऑफ वेयर हाउसेज यू हैव अराउंड इन सराउंडिंग द हाईवेज, और आप कुछ क्या बोल रहे हैं, लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए कि नहीं, ये सब को लेके जो है इसको इसको सर्वे किया जाता है। यूपी 3 साल पहले जब सर्वे स्टार्ट हुआ था 20वें नंबर पे था सर वो, अगर आज देखें तो 6th नंबर पे आ गया है। तो यूपी जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूपी ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोकस रहा है कि सबसे बड़ा प्रदेश जो है, सबसे बड़ा स्टेट जो है, अगर डेवलप नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। तो वो नेशनल एवरेज को जो है, वो एवरेज को हमेशा आउटवे कर जाएगा, तो वो खींच लेगा। इतना बड़ा स्टेट है, विच इज 1/6 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ऑलमोस्ट। तो इसलिए जो है इन्वेस्टमेंट भी गए हैं, और यूपी ने काफी डेवलपमेंट देखा है पिछले 10 साल में, खास करके पिछले 6-7 साल में। सही। तो शेखर जी, अब हम कंक्लूड करते हैं। जी तो सर। जहां से हमने शुरू किया था, इंडिया पाकिस्तान, आपकी इंटरेस्ट पाकिस्तान में, तो आपका क्या है, ड्रीम क्या है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से? क्या देखना चाहते हैं, कैसे ताल्लुकात होने चाहिए इन दोनों मुल्कों के? सर मैं थोड़ा सा इस पे पहले एक मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर बात करके फिर मैं कहाँ देखना चाहता हूँ उस पर बोलूंगा। तो जब मैंने बोला कि वेलफेयर स्टेट और सिक्योरिटी स्टेट, और ये जार्गन्स है, ये यूज होते हैं हमारे मीडिया में और इंटेलेक्चुअल नैरेटिव्स में, ये यूज होते हैं, ऑफन वी यूज इट, बट हार्डली वी अंडरस्टैंड इट। तो हुआ क्या है सर कि अगर मैनेजमेंट या फिर सोशल साइंसेस के टर्म में अगर इसको देखूं, तो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे नीचे आता है आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स, आपके फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये सब है। उसके ऊपर आएगा सर हमारा जो है सिक्योरिटी, और ये सब चीजें, सोशल सिक्योरिटी वगैरह सब आएगा। उसके बाद सर आएगा कि हमको कि सेल्फ एस्टीम जाके 4th पॉइंट पे आता है सर। हम लोग 4th पॉइंट को जो है बेस बना के नेशनहुड बनाना चाहते हैं। कि जैसे पाकिस्तान का मैं एग्जांपल ये इसलिए दूंगा क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं उससे, और मैं भी काफी सुना हूं ये, कि नैरेटिव ये है कि हम घास खाएंगे अगले 100 साल, लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। सर घास कौन खाएगा इसमें? घास खा के कैसे इंसान जिंदा रह सकता है? आप सेल्फ एस्टीम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जबकि उसका फूड और क्लॉथ और शेल्टर उसका प्रायोरिटी होना चाहिए। सबसे बेसिक चीज है, नीड जो है हम लोगों के फुलफिल नहीं हो रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खाली पाकिस्तान के साथ ये इशू है, इंडिया में भी एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन है, 20% और 15 to 20% ऑफ पीपल आर स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन।
तो हाँ, ये जो बात है ना जी, घास खाएंगे, तो ये भुट्टो साहब ने कहा था कि एटम बम बनाएंगे चाहे हमें घास खानी पड़े। सर मैंने देखा है कि ये चीज जो है ये चलता है कि नहीं, अगर आप देखेंगे तो वो तो सब चीज में भी तो एप्लीकेबल हो गया ना सर। घास खाएंगे तो आपने डेवलपमेंट में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्री इंडस्ट्रियलाइज स्टेट रह गया। इंडिया अभी भी प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड है और पाकिस्तान इज प्रोबेबली बिहाइंड इंडिया इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम और ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के डंका बजते हैं इंडिया में, ये सब इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स बात करें तो उन पे अच्छा लगता है सर, हम पे नहीं अच्छा लगता। हम अपने लोगों को खाना नहीं दे सकते, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बात कर रहे हैं हम। सही। तो इसी तो के ये साथ शेखर जी, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और इस दुआ के साथ कि हमारे दोनों ये मुल्क जो हैं, जी ये सर। अगर एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, अमन से रहें, तो उसमें दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं उनका फायदा है, और हमें उन पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सर एक एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने डिस्कशन में हमेशा ये मेंशन करते हैं, पाकिस्तानी पैनल्स और पैनलिस्ट और इंडियन पैनलिस्ट जो भी आते हैं उनको पूछते हैं कि ये सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो आपने मुझे पूछा था, मैंने सॉल्यूशन बताया नहीं। सॉल्यूशन ये है कि हम अपने लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकालें, फिर उनको उतना एम्पावर करें कि वो अपने डिसीजंस इन्फॉर्म्ड तरीके से ले पाए। अभी जो है हम अपना जो है एक एलिट है जो अपना व्यू पॉइंट थोप देता है पूरे कंट्री पे, और दैट डजंट नेसेसरीली रेजोनेट, क्योंकि लास्ट जो बंदा बैठा हुआ है सबसे अंदरूनी गांव में पाकिस्तान में या इंडिया में, उसको कोई पूछने तो नहीं जा रहा है कि उसको चाहिए क्या। तो सही। हम अभी जो सल्यूशन जो है, अगर हम बॉर्डर पे बात करें, जो सल्यूशन आप हमेशा सजेस्ट करते हैं और कोई उस पर कमिट नॉन कमिटल आंसर्स मैंने पाकिस्तान की तरफ से देखा है हमेशा, कि जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल को बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर बना देना चाहिए, क्योंकि तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नहीं तो क्योंकि आप उधर से ट्राई करते रहेंगे, हम ना आपके साइड के कश्मीर ले सकते हैं ना आप इधर से ले सकते हैं। अगर लोगों को हम लोग अगर 70 साल बेवकूफ बनाए और 70 साल बेवकूफ बनाए तो कोई फायदा नहीं होगा उससे, कि बोलते रहेंगे हम लेंगे लेंगे लेंगे, और हम इधर से बोलते रहेंगे कि काउंटर एलिगेशन में, काउंटर नैरेटिव में, कि हम भी लेंगे वो हमारा है, हम एक दिन वेदर दिखा दिए पीओके का। और ये सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये नैरेटिव है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये सोल्यूशन यही है कि हम इसको बॉर्डर ही बना दें। चलें जनाब, थैंक यू वंस अगेन। तो इसी के साथ मैं आपसे और अपने बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। थैंक्स अ लॉट।